बीपीएससी पीआरटी के सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर आज पीआरटी स्पेशल एक वीडियो सेशन आपके सामने करने जा रहा हूँ और इसमें आप लाइव इंटरेक्टेड हैं मुझसे। आप सभी लोग प्रश्नों का सलूशन मेरे साथ करेंगे, उसका कंप्लीट हल भी हमें देंगे और कमेंट से अपनी कनेक्टिविटी को पूरे सेशन तक बनाए रखेंगे। अब जैसे कि कोई भी परीक्षा की प्रिपरेशन आप सबको पता है कि वो प्रीवियस ईयर के साथ ही करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस परीक्षा की डेट अब आपको कन्फर्म हो चुकी है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस कराए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी लिए हैं, कई सारे अलग अलग टॉपिक का मैराथन भी दिया है और जो ज़रूरत पड़ेगी अभी मैं उसको देता भी रहूँगा। कुछ शेड्यूल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। पीआरटी को लेकर के आप लोग लगातार हमसे बार बार कह रहे थे कि पीआरटी को लेकर के आप स्पेशल और सेपरेटेड सेशन रखिए और उसी के बिहाफ पर ही ये पहली प्लानिंग है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर जो है उसको कंप्लीट कर लें और साथ साथ जो आगे भी हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर बनाएंगे जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखेंगे जो परीक्षा से रिलेट कर सकते हैं, उनको लेकर के भी मैं बहुत जल्दी ही कनेक्टेड और लगातार सेशंस आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। जूनियर का सेशन अलग और प्राइमरी का सेशन अलग, जिससे कि अब कोई ऐसा नहीं हो कि आपको कन्फ्यूजन हो कि हमें जूनियर के लिए पढ़ाया जा रहा है कि प्राइमरी के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि आज यह जो पेपर है वो 15 मार्च 2024 अभी जो पेपर निरस्त हुआ था उसी पेपर को ही मैं कवर कर रहा हूँ। और आप देखिए तो आपको प्रश्न किस स्तर के और किस लेवल के दिख रहे हैं, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। कॉमन पेपर पर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर चलते हैं, उन प्रश्नों की बात करते हैं जो कि मैथमेटिक्स सेक्शन से पूछे गए हैं पीआरटी में। मैथ सबके लिए कॉमन ही आप सबको पता है कि और सबको फेस करना है, ये भी आपको पता है। प्रश्नों की शुरुआत करूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, उसको ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि जब भी कभी आपको मैं जो भी नोट्स कंटेंट या लिंक वीडियो का दूं तो आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, नोटिस करिए और सभी लोग अगर हो सके तो उत्तर दीजिए। आपने जिसने फेस किया वो भी उत्तर दे, रिवीजन भी हो जाए। जो पहली बार देख रहा है वो भी आंसर करे। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, गलत है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 AR स्क्वायर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 AR स्क्वायर होता है। उपर्युक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो आप सबको बता दूं कि सर्कल कभी भी होगा, जो वृत्त है उसका सेंटर है, उसकी रेडियस है। एरिया के लिए एकदम करेक्ट फार्मूला लिखा है, पाई आर स्क्वायर होता है, एकदम सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक त्रिभुज जो समबाहु है, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर हम उसकी सभी भुजाओं की बात कर दें तो अगर सभी भुजाएं ए हैं तो एकदम कंफर्म लिखा, इसका एरिया जो होगा वो √3/4 A स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर एक जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें डाउट है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 A स्क्वायर, जब √3/4 A स्क्वायर लिखा है तो 2A स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि A स्क्वायर यहाँ भी, A स्क्वायर यहाँ भी है। 4 लिखा है तो 2 तो बिल्कुल लिखा ही नहीं जा सकता, इसलिए यह किसी भी हालत में त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होगा। और आप कैसे भी सोच ले तो आपके लिए यही ऑप्शन इस प्रश्न के राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि यह √3/A स्क्वायर कभी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसने कहा था हमको असत्य अर्थात गलत ढूंढना है, तो गलत हमारे लिए सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन आप लगा सकते हैं इस प्रश्न के लिए, और आपके भी कमेंट्स हमें दिख रहे हैं, लगातार आपने सही उत्तर बताया। सी ऑप्शन ही किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होगा, जो आपको गलत लिखा है, और वो जो गलत है वही अपने लिए रिक्वायर्ड सही है, तो इसलिए आप लोग सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मुझे भरोसा है कि समझ में आ गया होगा और पीआरटी के इस लेवल को आप अच्छे से पहचानिए। अगले प्रश्न पर आ जाइए। एक वृत्त है, सर्कल जिसे कहते हैं, अभी सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे थे। उसका जो क्षेत्रफल है मतलब एरिया, उसकी परिधि मतलब सरकमफेरेंस, परिधि जी होती है, का 2 गुना है वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। जनरली आप देखो 4 दिया है, 1 दिया है, 2.5 दिया है, बाकी ऑप्शंस का जो पैटर्न आपको दिया ही रहता है। थोड़ा समझिएगा, एक वृत्त है जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वृत्त का अपना सेंटर है, उसकी रेडियस है। 2 बातें पहले कंफर्म कर लो कि एरिया क्या है। एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया क्या है? वो सरफेस है जहां पर कोई वर्क होता है, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड जो घास लगी है पूरा का पूरा वो सरफेस है, वही एरिया है। सरकमफेरेंस बाउंड्री होती है, ए लेंथ बाउंड्री है, यही सरकमफेरेंस है, जो परिधि कहलाती है 2πr होता है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा कि जो एरिया है वो सरकमफेरेंस का डबल है। जैसे मेरे पास अगर 20 रुपए हैं, आपके पास 10 हैं, तो मैं आपके पास से मतलब जो आपकी तुलना में डबल पैसे रखा हूँ। हम आप बराबर कैसे होंगे? जो आधा है मतलब आप मेरे अगर आधे हो तो आप अपने में डबल कर लो, मेरे बराबर हो जाओगे ना। अगर आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप मेरे बराबर। इसका मतलब देखिए, इसने कहा है कि एरिया परिधि का दूना है, तो परिधि का दूना कर देने पर एरिया के वह बराबर हो जाएगा, जो कंडीशन बोल रहा है। एरिया का फार्मूला देखिए पाई आर स्क्वायर है, सबको पता है, और परिधि 2 × 2πr होती है। और 2 × हमने क्यों किया आपको पता है, जिसे ऊपर लिखा है, जिसे इक्वल होना है। अब आप चेक करिए तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर 4πr स्क्वायर हो, 4πr है। पाई से कैंसिल हुआ, एक आर इसको कंप्लीट कैंसिल कर देगा, आर की वैल्यू 4 है। मतलब अगर आप सोचो तो रेडियस उस वृत्त की त्रिज्या जो है 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को प्रेफर करिए।
इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन और आपके कमेंट्स भी हमें सही आंसर दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका पहला ऑप्शन है, 4 इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन है। प्लीज सभी लोग नोट करिए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर रुपए 900, वस्तु के क्रय मूल्य रुपए 900 पर 20%, 30% और 40% की क्रमिक अर्थात सक्सेसिव छूट दी जाती है। लगातार छूट जिसे हम लोग कहते हैं, क्रमिक छूट जिसे कहते हैं। छूट के बाद वस्तु की कीमत आपको बतानी है कि कितनी हो जाएगी। 900 रुपए उसका प्रिंटेड प्राइस है, अंकित मूल्य है, पहले 20% की छूट, फिर 30% की छूट, फिर 40% की छूट दी गई है। और कैसे इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं, ट्रेडिशनल अगर प्रोसेस फॉलो करना है तो 900 है, और अगर हम 20% छोड़े हैं तो 80/100 कर सकते हैं, और अगर हम 30% छोड़े हैं तो 100 में 30 निकाल दें 70/100, और फाइनली 40 है तो 60/100। आप सोल्यूशन कर डालिए, इसका आंसर आ जाएगा। बट ऐसे ना करके मैं जो बता रहा हूँ उसका तरीका फॉलो करिए। यहाँ पर लिखिए अंकित मूल्य, और कभी कभी ये भी आएगा प्रश्न में, उस 900 को नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 20%, 30%, 40% की क्रमिक छूट समतुल्य एकल परसेंटेज छूट के बराबर होगी। वह परसेंटेज आपको बताना होगा। एग्जैक्टली जो 3 बार में दिया हो, एग्जैक्ट अगर एकल छूट पे पता करना हो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बतानी है, वो सिंगल डिस्काउंट, सिंगल इक्विवेलेंट बतानी है, तो मान क्या होगा, तो भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए दोनों पर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। ये मार्क्ड प्राइस है, कॉस्ट ये आपकी सेलिंग प्राइस है, और छूट डिक्लेयर्ड है। और छूट के लिए बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे जो परसेंटेज है, जैसे 20% है तो आप इसको फ्रैक्शनल कन्वर्जन इसका लिखिए। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 20/100 लिखेंगे तो 20/100 का मतलब 1/5 होता है। 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं। 30/100 लिखेंगे तो 3/10 हो जाएगा। 40% को हम 40/100 अर्थात 2/5 लिख सकते हैं। अब इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं लिख रहा हूँ। 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा बताएं, 4 होगा। 5 से 1 घटेगा तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, 5 से 1 घटा तो 4। ऐसे 10 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 7। 10 में से 3 घटेगा 7। ऐसे ही 5 से फिर 2 घटेगा, 5 से 2 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से जैसे अभी कंबाइन की बात होती है, जैसे हमारा ये कहने का सेंस होता है कि अगर वैल्यू 5 थी, फर्स्ट वैल्यू, तो 5 से 1 कम होकर के 4 हुई। अब 4 हुई है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक तुलना हम फिर दे रहे हैं। अगर वैल्यू 10 है तो 10 से 7 होगी। अगर वैल्यू फिर से हम एक लेवल पर पहुंचे और 5 होगी तो 3। इस तरह से हम लोग इन तीनों को कंबाइन, जैसे अगर कभी आपसे पूछ ले कि बताओ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, या कुछ अगर इधर उधर कट सके तो काट लें और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर तुलना करें, कितना कम हुआ उतना परसेंटेज ही कमी है, उतना ही परसेंटेज आपकी कमी दिखेगी। फिलहाल हमको अंकित मूल्य जैसे दिया है 900, और आपको इस सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है, डिफाइन करना है। अब आप देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे आप अगर मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको पता है 250 है, तो दिख ही रहा है, और नहीं भी करो तो भी आप देखिए एक 0 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 5 से इसको डिवाइड कर दो 18 हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक 5 बचा है, डायरेक्ट तो कैंसिल हो नहीं रहा है। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन देखिए, 4 गुणे 7 गुणे 3 है, गुणे 18 भी कर दीजिए, ये 18 गया यहाँ से, और ये जो 5 यहाँ बचा है 5 इसको भाग करेगा। अब इसी का सोल्यूशन ही राइट सोल्यूशन है। यहाँ पर आप देखो कैसे किया जाएगा। जैसे सबसे पहले 4 सते 28, 4 सते 28 है, या 7 त्रिक 21 कर दें, जो भी आपको समझ में आए। 7 त्रिक 21 गुणे 4 84 होता है। 84 को 18 से मल्टीप्लाई, 18 चौके 72, कैरी 7, 18 8 144 होता है, 44 7 152 होगा। 152 मतलब 1522 हो गया। 5 से कर दो भाग, जैसे ही 5 से किया भाग तो कितना होगा बताएं, 5 या 15 होता है, और 15, और फिर आप 0 बढ़ाएंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 5 दूना 10। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग कंफर्म कर लीजिए भाई। यहाँ पर निश्चित तौर पर अगर हम लोग लेते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, हमको लग रहा है मल्टीप्लिकेशन 1522 नहीं होगा। 18 चौके 72, शून्य 2 हासिल 7 हुआ। 18 8 144, 7 151 होगा। जो 52 हमने लिख दिया, इस हिसाब से उत्तर गलत हो जाता। 1512/5 होगा। 5 या 15, 0 बढ़ा, 5 दूना 10, फिर 5 चौके 20, 302.4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कंफर्म कर लीजिए, एकदम क्लियर करते चलिए। आप सभी को सभी प्रश्न क्लियर हो, जरूरी है। अब देखो जैसे ये प्रश्न है, इसमें कुछ और भी सीख लीजिए आप लोग। प्रथम 5 अभाज्य जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, का योग आपसे पूछ रहा था। अभाज्य संख्या के बारे में आप सब जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, ठीक है, ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, वही अभाज्य है। ना 2 से कम, ना 2 से ज्यादा। जैसे शुरुआत कहाँ से होती है, लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाने का मतलब ये वो आपसे जानना चाहता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन है। कुछ लोग के मन में अगर 1 है तो उस हिसाब से उत्तर कुछ और आएगा, और अगर 2 लेकर चल रहे हैं, 3 लेकर चल रहे हैं, तो कुछ हिसाब से आंसर अलग अलग आएंगे। कुछ लोग के स्टार्टिंग 3 से कर सकते हैं, कुछ 1 से स्टार्ट करेंगे, तो उस हिसाब से आंसर्स दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग 2 से होती है ना।
2 के बाद अगली संख्या 3 है, 3 के बाद कौन है, 5 है, 7 है, 11 है। ये देखिए सिंपल टर्म है। लेकिन इसके अलावा एक बात और जान लीजिएगा, वो थोड़ा सा जूनियर लेवल का है, कि अगर हम 2 और 3 को छोड़ दें, फिलहाल अभी जोड़कर आंसर कर लो कितना आएगा आपका, 2 3 5 5 10, 11 10 21, 21 7 28। राइट सोल्यूशन तो 28 है, ये तय है। लेकिन आप जानिए इस बात को कि पहले तो डिफिनीशन, युवा संख्या जो केवल एक और खुद से कटती है वही संख्या भाज्य है, मतलब एक और खुद के अलावा कोई उसको काट नहीं सकता। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब नंबर खुद से कटने वाले और एक से कटने वाले नंबर हैं। बाकी कोई नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। दे आर ऑल कॉल्ड प्राइम नंबर। इसके अलावा एक चीज जानना जरूरी है, अगर हम 2 और 3 को छोड़ दें, ये जूनियर स्टैंडर्ड की बात है, तो जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं उनको आप इस रूप में लिख सकते हैं, 6n + -1 के रूप में। ये जानना भी जरूरी, क्योंकि ऐसा पूछा भी गया जूनियर में, प्राइमरी में तो नहीं लेकिन जूनियर में पूछा गया है। 6n + -1 के रूप में, अर्थात n को अगर हम एक नेचुरल नंबर ले लें तो 6 का पहाड़ा पढ़ डालिए, 6, ठीक है, 12, 18, 24, ठीक है, 30, 36, इस तरह से पढ़ते चले जाइए। एक कम कर दो, एक ज़्यादा कर दो। अभाज्य की पोजीशन ही यही है। अगर हम इन दोनों को केवल छोड़ दें तो कोई भी अभाज्य होगा तो इसी पोजीशन पर रहेगा। वो 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से या तो एक कम रहेगा या तो एक ज़्यादा रहेगा, या तो एक कम रहेगा या तो एक ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से ये अभाज्य डिक्लेयर्ड होता है। लेकिन इसमें एक प्रश्न बनता है कि क्या सभी संख्याएं जो 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक कम या एक ज़्यादा है, अर्थात 6n + -1 के रूप में, वो सब अभाज्य होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो 24 से एक पहले 23 होता तो एक बाद 25 होता, जो अभाज्य नहीं है। लेकिन ये गारंटी है 2 और 3 को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी अभाज्य होंगी सब इसी पोजीशन पर होंगी, वो 6n + -1 के रूप में ही लिखी जा सकती हैं। आप करके देखो, हर संख्या की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक जो मैंने कंडीशन आपको बताई उसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से अभाज्य को हम पोजीशन कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर तो बहुत आसान था, क्योंकि पहली 5 अभाज्य संख्याओं की बात किया तो 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, और जोड़ा तो कितना आ रहा है, 28 था। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट सोल्यूशन है, एकदम कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं तो नहीं दिया है बट उनका रेशियो दिया है, 3 है, 4 है, 5। 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है। उनका एलसीएम हमको 2400 दिया है, उनका हमसे मासा पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर 2 हो, 3 संख्या, जैसे मान लो 3 संख्या है और ABC उनका रेशियो है, उनका मासा SCF अगर मान लो x है, मासा क्या है, x है, तो संख्याएं क्या होंगी पहले नोट करिए। संख्याएं होंगी, अगर मान लो संख्याएं आपसे कोई पूछे, AX बता दो, BX बता दो, CX बता दो, जो अनुपाती पद है x से सीधा गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उनका उन संख्याएं क्या हैं। अगर हमसे लासा पूछ ले, क्या पूछे, लासा, कि लासा बताओ क्या होगा, हम कहेंगे जो आपको अनुपाती पद दिए हैं ABC, इनका पहले लासा कर लीजिए, ठीक है, इनका लासा गुणे क्या कर दो, x कर दो। वो जो मासा है आपका, इनके लासा से मल्टीप्लाई कर दो तो मासा सॉरी, इनके लासा से उस x को मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्ट लासा हो जाएगा। तो आपको भी 3 4 और 5 जिस रेशियो में नंबर्स थे, पहले उनका लासा करना है। लासा इनका 4 पंचे 20 या 60 होगा। 60 को अगर हम मासा देखो यहाँ पर हमको नहीं पता है, और मासा को अगर हमने x माना तो 60 गुणे x कर दिया, बराबर आपका 2400 हो गया। अब 60 से इसको भाग कर दे, 40 बार जाएगा, तो x बराबर 40, अर्थात उनका मासा कितना हो गया, 40। मान लो हमसे संख्या पूछा होता तो 40 गुणे 3 करते 120, 40 गुणे 4 करते 160, और 40 गुणे 5 करते 200। मतलब संख्या भी जरूरत पड़ने पर हम निकाल सकते थे। तो फिलहाल अभी लासा हमसे पूछा था, 3 संख्या है जिनका मासा हमको दिया था, सॉरी लासा हमको दिया था, अनुपात हमको दिया था, मासा पूछ रहा था तो मासा हमने डिक्लेयर कर दिया। प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना, कंफर्म करते चलना जिससे कि क्लियर होता चला जाए। आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 4.036 है और इसको 0.04 से डिवाइड किया जा रहा है। तो डिवाइड करने पर हम लोगों से पूछा है कि इसका मान एग्जैक्टली क्या होगा। सिंपल डिवीजन का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। आपको जब भी ऐसे टर्म दिखे दशमलव वाले, तो पहली चीज़ तो दशमलव के अंक बराबर करो। बराबर कैसे होगा, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 3 अंक सेट कर दीजिए। कर दिया, यहाँ बाहर लिखने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अब दशमलव का रोल पूरी तरह से खत्म है, मतलब ये वैल्यू 4036 हो गई है और नीचे 40 है। नीचे क्या है, 40 है। अब 40 का पहाड़ा ना भी आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 4 गुणे 10 कर दीजिए, 4 गुणे 10 कर दीजिए, 10 रहने दीजिए और 4 से भाग करिए। 4 1 के 4 0, 4 9 36, 1009 आया। एक तरह से अब आपके पास 1009 है, डिवाइड बाई 10 है। अब 10 से भाग करने का मतलब सीधा सीधा दशमलव के एक स्थान पर जाकर सेट हो जाना। तो दशमलव के स्थान पर सेट होगा तो ये 100 दशमलव कितना होगा, 9। 100.9 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन 100.9 है।
जो ऑप्शन नंबर बी में आपको एग्जैक्टली दिख रहा है, इस प्रश्न के लिए आप लोग इस सोल्यूशन पर जा सकते हैं एग्जैक्टली। आगे बढ़िए, देखिए अभी सिंपल प्रश्न पूछ लेगा, घनमूल, इसका क्यूब रूट पूछा है कि इसका घनमूल क्या होगा, कैसे करेंगे। देखिए क्यूब रूट जब आपसे पूछे इस टाइप के नंबर का, तो आप पहले दशमलव गिना करिए। दशमलव, जैसे आपको जो नंबर दिया है 0.000216, दशमलव गिना करिए। दशमलव हमेशा ऐसी कंडीशंस में 3 के मल्टीपल्स में होगी, अर्थात 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या पर आधारित होगी। तो 3 स्थान पर, फिर 3 स्थान पर, मतलब 3 स्थान पर हो, 6 स्थान पर हो, 9, 12, 18, जो 3 के स्थान पर हो उन पर बेस्ड होनी चाहिए। अब दशमलव जब क्योंकि 6 स्थान पर है तो 3 के मल्टीपल पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तुरंत क्या करो, संख्या देखो, संख्या 216 है। अब 216 को तो फिलहाल वर्बल सब लोग जानते हैं कि 6 का क्यूब होता है। इसका घनमूल अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं तो कहूँगा कि भाई इसका घनमूल तो 6 ही होता है। अब दशमलव अगर 6 स्थान पर है तो 6 को 3 से भाग करो, 6 को 3 से भाग करो, 2 आएगा। दशमलव आपको 2 स्थान पर लगाना होगा। एक बात और बता दूं, जैसे अगर इस टाइप से कभी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान ली 216 था और हमसे कहा कि घनमूल बताइए इसका क्या होगा, तो अभी फिलहाल ये 3 अंक का था, 3 अंक से ज़्यादा का होता था तो हम अंतिम के 3 अंक अलग करते थे, बाकी संख्याएं लिख लेते थे। फिलहाल यहाँ बाकी कुछ नहीं है। एक ऐसी संख्या जिसका घन 216 हो या उससे कम हो, इतना तो दिमाग में सबके सेट होना चाहिए कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एटलीस्ट इतने घन तो आपको वर्बल तैयार होने चाहिए। आपको किसी से, आपको कोई भी आपसे पूछे तो आप वर्बल बता दो कि 8 का घन क्या है, 9 का क्या है, 10 का क्या है, कम से कम इतना तो सबको रेडी रहना ही चाहिए। तो इतना अगर तैयार है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। 0.06 करेक्ट सोल्यूशन है, आप सभी लोग उतारें, एकदम सही आंसर आपके सामने है। अब देखिए जैसे ये प्रश्न है औसत का, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत है 27। हम ट्रेडिशनल से भी बताते हैं, ट्रिकी भी बताते हैं औसत में, क्योंकि कभी कभी हम जब पढ़े नहीं होते ना तो ट्रेडिशनल ही काम आता है, जो स्कूल में पढ़ा है वही काम आता है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, मतलब कम कर दी जाए, तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या आपको बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हमें ट्रेडिशनल जाना है तो यहाँ पर मैंने लिखा संख्या, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा औसत। और अब सबको पता है कि औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, तो आप योग पर भी जा सकते हैं। ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ। मैंने लिखा संख्या थी अपने पास 5, औसत था 27, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत क्या था, 27। योग बता दे कितना होगा उन पाँचों का। उन पाँचों का योग होगा 5 सते 35, 5 दूना 10, 3 13, 135। अब उसमें कहा गया कि एक संख्या हटा दें, एक संख्या हटाया तो संख्या कितनी, 4। औसत भी कह रहा है कि 25 हो गया, 25 हो गया। अब जोड़ 25 हो के 100 है, मतलब जब संख्या नहीं हटी थी तो जोड़ 135 था, अब जब संख्या हट गई तो जोड़ 100 है। तो कितने का अंतर आया उसकी वजह से, 35 का। इसका मतलब उत्तर तो 35 है। बट ये नंबर थोड़ा सा बड़े जब होते हैं ना तो ऐसे बराबर मल्टीप्लाई करना, इस तरह से ओरल सोचना तो टॉप पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए मैं कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी स्थिति पर बन रहा है प्रश्न जब किसी समूह में से किसी एक पद को शामिल करना हो या उसको निकालना हो, उस पर टोटली आधारित है। जैसे आपसे कहा कि यहाँ पर संख्या है, ठीक है, और यहाँ पर उनका औसत है। हमसे कहा गया कि अपने पास 5 संख्याएं थी, औसत था 27। 5 संख्याएं थी, औसत क्या था, 27 था। एक संख्या हटा दिया जाता है तो संख्या कितनी हो गई, 4। संख्या हो गई 4। औसत भी कह रहा है कि 2 कम हो गया, 2 कम हो गया। औसत 25 हो गया। कहा तो नहीं, सीधा सीधा उसने लिख दिया कि औसत 25, हम तो समझ रहे हैं ना औसत 2 कम हुआ। एक बात समझो, जब किसी समूह से किसी पद को हटा देने से, और एक शामिल होना भी होता है, ठीक है। अगर हटा देने से औसत घट रहा है, इसका मतलब जो निकला है वो मान ज़्यादा होगा। और उस मान को कैसे, भाई अगर आप किसी समूह में हैं, आपका वेट ज़्यादा है, आपकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपके जाने से चीज़ें प्रभावित होंगी और कमज़ोर होंगी। इसलिए अगर कोई समूह से निकलता है तो अपना प्रभाव लेकर जाता है। ज़्यादा है तो ज़्यादा गया, कम है तो कम गया। इस तरह से आप चीज़ों को समझो। जैसे समूह से निकला और औसत घटा, इसका मतलब आदमी मजबूत था, तभी तो चीज़ों को खराब करके जा रहा है, कमज़ोर करके जा रहा है। अब ऐसे में हम पढ़ेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे। हम कहेंगे पुराना औसत ले लो जो 27 है। आइए नई संख्या के पास, भाई ये पुरानी संख्या पुराना औसत, नई संख्या नया औसत। पुरानी संख्या के पास गए, नए औसत के पास आए। जो यहाँ पर वृद्धि है, जो कमी हुई है, कमी को कर दो गुणा। 4 दूना कितना हुआ, 8। 8 यहाँ नेगेटिव है, इसको जोड़ दें तो 27 8 कितना होता है, 35। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 35। तो ऑप्शन नंबर ए 35 इस प्रश्न के लिए करेक्ट सम है। आप सभी लोग नोट कर लें, कंफर्म कर लें, जो संख्या निकाली गई वो 35 है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। उधर से देख ले, इधर से देख ले, जो आपको दिमाग पे कनेक्ट कर जाए एग्जाम हॉल में वही करिए, आप तुरंत आंसर करिए। अब जैसे इसका माध्यक, माध्यक मतलब बेसिकली मीडियन, आपसे माध्यक ही हिंदी में लिखा जाएगा।
लेकिन मीडियन, मीडियन मतलब पोजीशन, जो पोजीशन अर्थात जिसकी बीच में पोजीशन हो। जैसे हाथों की 5 उंगलियों में बीच की उंगली ही माध्यिका है। कन्फर्म है? तो माध्यिका के लिए आप सेंस समझो कि जैसे पदों को गिना जाता है और गिनने से भी पहले दिमाग में रखा जाता है कि पद अपने व्यवस्थित रहें, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड रहे, ग्रुप्ड रहे जिसको कहते हैं। तो ग्रुप्ड रहने के लिए सबसे पहला, अगर कभी भी आपको माध्यिका निकालनी है तो पहला काम, पहली प्रायोरिटी इसी बात को देने को होती है कि हमारे टर्म जितने भी हों या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो। और उसके अलावा भी हमें 2 चीज़ें और ध्यान देनी होती है। अगर ये जो पदों की संख्या n है, अगर ये विषम है तो विषम के लिए जो माध्यिका होगी वो आपकी n+1 अपान 2th वैल्यू होती है। मतलब जितने पद होते हैं उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग किया जाता है। जैसे अगर 5 है, 5 उंगलियां हैं, 5 में बीच की वैल्यू, तो 5 में एक जोड़ा तो 6, 6/2 करे थर्ड वैल्यू, चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, जो थर्ड वैल्यू होगी दैट इज मीडियन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसके लिए, इवन के लिए, n अगर आपके पास एक सम संख्या है तो सम में आपको 2 चीजें करनी है। जैसे मान लो 4 ही हैं तो 4 में समस्या है कि कौन अपनी वैल्यू मीडियन है, तो इसके लिए हमें 4/2 मतलब दूसरी वैल्यू और +1 मतलब तीसरी वैल्यू, तो दूसरी और तीसरी वैल्यू का औसत करना होगा। इसके लिए सम के लिए देखिए मीडियन क्या होगा, n अगर हम लोग पद ले रहे हैं तो हम लिखा है यहाँ पर n/2 अर्थात हाफ पे जाइए प्लस n/2 + 1th, उसके एक तुरंत बाद वाली वैल्यू लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अब जैसे जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिए, 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यिका हमसे पूछा, तो पद तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, मतलब इवन है। n बराबर क्या है बताएं, 6 है जो कि इवन है। अब आप लोग देखिए माध्यिका करने के लिए चलिए, तो सबसे छोटा कौन है, 29 है। 29 के बाद क्या है, देखिए 29 को खत्म करिए। 29 के बाद क्या है, 33 है, इसको भी खत्म करिए। अब ऐसे भी देख लो, इवन है ना, n बराबर क्या है, 6 है, 6 इवन है। तो इवन है तो आपको वैसे भी तो नियम के हिसाब से 6/2 अर्थात थर्ड वैल्यू पर पहुंचना था, तीसरे स्थान पर। तो पहला स्थान 29 है, दूसरा 33 है। इसके बाद क्या होगा, 34 है, ठीक है, पहला 29 है, फिर 33 है, फिर 34 है। अब तीसरे स्थान पर तो आ गए हम लोग, तीसरे के बाद हम चौथे पर कहाँ पहुंचेंगे, चौथा अपने पास क्या है, 41 है, 41। अब इन्हीं दोनों को लीजिए, बाकी लिखने को लिख दीजिए आप लोग। अगला टर्म आपका क्या है, अगला टर्म आपका 41 होने के बाद 47 है, फिर 69 है, सभी 6 पद लिख दिया हमने। तो इस तरफ 2 इस तरफ, ये बीच के जो दोनों पद आए हैं इन्हीं दोनों को लीजिए, इनका औसत निकालिए। 34 और 41, 4 1 5 होता है, 4 3 7, 75/2 हुआ, 37.5 आएगी माध्यिका, 37.5 पहला ऑप्शन, ठीक है। 37.5 पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप लोग इसको उतार लीजिए, कंफर्म कर लीजिए और एकदम क्लियर करिए। ऐसे प्रश्न आए तो आप लोग एग्जाम में करके आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब इसको थोड़ा समझिएगा। ये क्वेश्चन एक वर्डिंग दिया है, 2 सह अभाज्य, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोप्राइम। कोप्राइम होता क्या है, ऐसी 2 संख्याएं, ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, जिनका जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो हमेशा अगर 1 है, ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 है, तभी वह कोप्राइम है। जैसे आप अगर कभी फ्रैक्शन लिखते हैं, मैंने लिखा 15/20, तो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं है, क्योंकि एक कॉमन संख्या 5 दोनों को काट सकती है। हाँ, 3/4 होता तो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 12/17 है अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 23/25 अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है, अर्थात उनका एचसीएफ 1 है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 117 है गुणनफल, तो उनका एलसीएम क्या, एक बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं। अगर 2 नंबर हैं ए और बी, मैं इसका एक पॉइंट ही क्लियर कर दे रहा हूं, अगर दोनों कोप्राइम हैं, क्या है, कोप्राइम, मैं जो लिख रहा हूं प्लीज नोट करना, सहअभाज्य हैं, तो उनका सबसे पहले जान लो कि एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। मासा उनका हमेशा 1 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 ही है तो मासा हमेशा 1 होगा। और उनका जो एलसीएम होगा ना, वो a इंटू बी होगा, अर्थात उनका प्रोडक्ट होगा। संख्याओं का गुणनफल ही उनका लासा होगा, ऑलवेज, हर कंडीशन में। जैसे इस प्रश्न में लिखा है उनका जो गुणनफल 117 है, तो निश्चित तौर पर उनका एलसीएम भी 117 ही होगा और कुछ नहीं होगा। लिखा ना मैंने, अगर 2 संख्याएं, जैसे आप किसी एक एग्जाम्पल को ले लीजिए, 12-17 को, मैंने कहा एक संख्या 12 है दूसरी 17 है, तो एचसीएफ इनका क्या होगा पता है, 1। और एलसीएम अगर आप हमसे पूछेंगे तो लिखेंगे 12 × 17, 12 7 84, 4 हासिल 8, 12 के 12, 8 20, 204। ये हमेशा ऐसे ही होगा। जैसे अगर 2 संख्याएं हम लें, अगर वो को प्राइम है तो उनका एलसीएम जो होगा उनका हमेशा प्रोडक्ट होगा, और एचसीएफ कभी पूछे तो 1 होगा। तो इस प्रश्न के लिए आप सी ऑप्शन पर जाइए, सी ऑप्शन 117 आप नोट करिए, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। प्लीज सभी लोग अच्छे से नोट करिए, ठीक है।
अब इसको देखिए, एक सिंपल समीकरण आपसे पूछ लेता है इस टाइप से, लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, 1/3 है, 1/2 है, 1/x है बराबर 4 है। आपसे x का मान पूछा है, कितना हो जाएगा, ठीक है, आपसे x का मान पूछा है कितना हो जाएगा। इन दोनों को उठाइए, 1/2 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/2 है, आप जोड़िए तो कितना लिख देंगे, 2 और 3 मिलकर के 5/6 होगा। भाई 2 1 के 2, 3 1 के 3, 5/6 प्लस 1/x है बराबर 4 है। अब 1/x क्या लिखेंगे, 4 माइनस 5/6, 4 माइनस 5/6। साल करिए इसको, 4 छंगे 24, 24 में से 5 निकला 19/6। ये किसका मान है, 1/x का। 1/x का मान 19/6 है, तो x का मान कितना होगा, उल्टा करिए, 6/19 होगा। 6/19 ऑप्शन नंबर बी है। राइट सोल्यूशन ऑप्शन नंबर बी है। देख लीजिए, इस टाइप से प्रश्न आपको फेस करने को मिल सकते हैं। पैटर्न थोड़ा सा फॉलो किए रहिए। प्रीवियस ईयर अगर हम देख रहे हैं तो हमको कनेक्ट रहना चाहिए और समझना चाहिए कि हाँ जो है चीज़ें आ रही है ना, समझनी चाहिए। कंफर्म करते चलिए, सभी लोग मिलाते चलिए अपना अपना सोल्यूशन कि हम सही कर रहे हैं, एकदम कंफर्म है। 6/19 राइट सोल्यूशन है। अब देखिए, ये जो रेशियो एवरेज का एक गलती वाला प्रश्न बहुत आता है, ठीक है, गलती वाला, जैसे कि आप से मैं कहूँ लिखने को 53, आपने गलती से 35 लिख दिया, और जहाँ उपयोग करेंगे उसको प्रभावित तो करेगा ही करेगा। भाई अगर मैं इम्पैक्ट आपसे गलत हो रहा है, जो बोला जा रहा है उसको ना लिख करके कुछ और, इसीलिए जैसे पहले स्कूल में आलेख लिखाया जाता था, इमला जिसको कहते थे ना, बोल करके प्रोनाउंसिएशन कराया जाता था हिंदी अंग्रेजी दोनों में, बच्चों से गलती ना होने पाए। 23 को 23 ही लिखें, 23 को 32 ना लिख दें, 55 को 55 ही लिखें, ठीक है, 25 को 25 ही लिखें, 52 न लिख दें। तो यहाँ भी ऐसा हुआ है। देखिए, एक छात्र के अंक गलती से, एक छात्र गलती से 63 की बजाय कितना लिख देता है, 83। इस कारण क्या होता है कि जो औसत अंक होता है एवरेज, वो आधा बढ़ जाता है। पहले जो औसत था उसकी तुलना में अभी आधा बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या, अगर हम सोचें कि चलो n मानकर चलें, n मानकर चलें और औसत से सोचें, तो बहुत ही अजीब और टाइम टेकन होगा। मैं इसका सिस्टम बताऊँ। देखो, एक गलत लिख, ये सही था, ए मतलब लिखना था 63, लिख दिया आपने 83। तो हमेशा जैसे एक होता है ना कि गलती हटाना होता है जीवन से और अपनी वर्किंग से, और सही को जोड़ना होता है। एक प्रकार से लिखना 63 था, लिखा 83 और बढ़ा उसी वजह से औसत, क्योंकि आपने नंबर को बढ़ा के लिखा है। भाई 20 बढ़ाया ना नंबर को, आप डिफरेंस चेक करो कितना बढ़ा है, 20। ये 20 अंक आपने बढ़ा दिया था, और इस 20 अंक की वजह से हुआ क्या बताएं, आधे का औसत बढ़ गया। यही तो हुआ ना, देखो औसत आधा बढ़ गया है, लिखा देखो, औसत अंक आधा बढ़ गया। तो औसत अंक आधा बढ़ गया तो छात्रों की संख्या के लिए सिंपल, एक का मान कितना हो जाएगा, 20 दूना 40। 40 एग्जैक्ट संख्या होगी छात्रों की उस समूह में। आपको किसी और पैटर्न पर नहीं जाना है, सिंपल इस टाइप का उपयोग आप करिए। 40 यहाँ पर छात्रों की संख्या थी। जब 63 जहाँ लिखा था उसकी जगह आपने गलती से 83 लिखा था, 20 हमने नंबर बढ़ाया था और औसत में आधे की वृद्धि हुई थी, तो आधा 20 एग्जैक्ट को आधे से कंपेयर करो और एक का मान एग्जैक्टली आ जाएगा 40। आगे देखता हूँ, इस टाइप का देखिए सर्च का क्वेश्चन आएगा। ईटीआरई उसमें क्या कहते हैं 6 to 8 में भी पूछा जाता है, बस स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल है कि 5 की पावर कितना लिखा, x+3 है, बराबर कितना है 25 की पावर कितना 3x-4 है। तो आपसे x का मान पूछा है, चलिए बताइए क्या होगा। 5 की पावर आप लिखिए x+3, और यहाँ पर 5 की पावर इसको भी लिखिए 2 और 3x-4 ना लिख सकते हैं ना, 5 इसको 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 पावर में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि a की पावर m, पावर n, m इंटू एन पावर, जैसे अगर हम पावर का मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो होता है ना, अगर ऐसे लिखा है तो यू कैन राइट a की पावर m इंटू एन, कोई दिक्कत तो है नहीं, सेम यही कॉन्सेप्ट है। तो आपने लिखा 5 की पावर x+3 बराबर 5 की पावर 2 3 6x माइनस 2 चौके 8। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर बेसिस बराबर होते हैं तो पावर को इक्वल किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं x+3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8। बेसिस बराबर है तो पावर इक्वल कर लिया, तो इसको उधर किया तो 5x होगा, इसको इधर किया तो 11 होगा। अब आप x का मान कितना लिखोगे, तो मतलब जब आपके पास 5x बराबर 11 है तो x बराबर 11/5 है, बी ऑप्शन, ठीक है, 11/5 है, बी ऑप्शन आप लगाइए। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर आ रहा है। ठीक, चलो अब आप देखो, रेशियो का भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। रुपए आपके पास 1210 हैं, एक अमाउंट है 1210 को ए, बी तथा सी के बीच विभाजित किया जाना है ताकि ए अनुपात बी 5:4 रहे, बी अनुपात सी 9:10 रहे। तो सी को मिलता है, क्या मिलेगा ये बताना है। 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का बी, तीसरे का सी। अब कैसे बांटा गया है इसको समझिएगा। ए टू बी दिया है 5:4, बी टू सी दिया है 9:10।
आपसे कहा गया कि सी का हिस्सा बता दो। ऐसे में देखो ऐसा कौन पर्सन है जो दोनों से कनेक्टेड है। जैसे बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो बी को आप बीच में कर दो, ए को इधर साइड, सी को इधर साइड। वैसे भी सीक्वेंस में बी बीच में आता है ना, पैसे को बांटना है। और डायरेक्ट अगर रिलेशन दिया होता तीनों का तो बिना किसी कंफ्यूजन के वैसे ही कर लेते हैं हम लोग, लेकिन सीधा सीधा रिलेशन नहीं दिया है। अब आप समझिए ए और बी कितना अनुपात में है, बोले ए और बी का जो अनुपात है वो 5:4 है, जबकि बी और सी का अनुपात 9:10 है। तो ऐसे में हमको इस रेशियो को सेट करने के लिए जो बीच अर्थात कॉमन की वैल्यू है ना, उसको आपको क्या करना होगा, उसको हमें सेम रखना होगा। सेम है कि नहीं, यहाँ पर 4 है 9 है, सेम कैसे होगा, सेम ऐसे होगा 5 लिखो 4 लिखो 4 करो, 10 है 9 करो, 9 बचे कितना होता है 45, 9 चौके 36, 10 चौके 40। अभी थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं अगर कटे तो, फिलहाल कट नहीं रहा है ऐसे ही रहने दीजिए। 45, 36 और 40 ये तीनों के बीच का अनुपात है। अगर 45 ए को मिलेगा, 36 बी को मिलेगा और 40 सी को मिलेगा। ऐसे में हम पूरा धन देख रहे हैं, तीनों को जो मिला के बटना है 1210 है। अनुपाती पदों को जोड़ दें ना, क्योंकि ये भी योग ही है, तीनों का जो टोटल अमाउंट है वो ए प्लस बी प्लस सी ही है, उसी पैसे का तो बंटवारा करना है। तो आप अनुपाती पदों को भी जोड़ो, 40 40 80 30 110 116 121 121 होगा, जो कि 1210 से कंपेयर कर दीजिए। 1 बराबर 10 होगा और सी का हिस्सा यहाँ 40 है, तो 40 बराबर 400 कर दीजिए। सी का हिस्सा देखो 400 हो गया ना, 400 ऑप्शन नंबर बी। तो फिलहाल इस प्रश्न का भी उत्तर आपके सामने है, क्लियर है, और ऑप्शन नंबर बी इसके लिए 400 हम लोग उतार सकते हैं, करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक, देखते चलिए, अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। अब जैसे देखिए साधारण ब्याज का प्रश्न पूछा है। साधारण ब्याज के बारे में भी आप बेसिक बातें जानते हैं कि आपको अगर हमने पढ़ाया भी वैसे, अगर मूलधन पी दिया है, ब्याज की दर आपको 8% पर एनम दिया है और समय आपको दिया है, ठीक है, टी मान लीजिए, तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। बट मैंने जैसे आपको पढ़ाया होगा तो याद होगा आप लोगों को कि आपको दर और समय को मल्टीप्लाई करना है। जब भी साधारण ब्याज की बात हो दर और समय को मिलाना है। जैसे मान लो कहीं एग्जाम्पल में 5% की दर हो और 3 साल का समय हो, तो आप 5 गुणे 3 कर दो 15%, इसका 5% ले लीजिए, इसका 3 साल ले लीजिए 15%। 15% को आप भिन्न में लिख लीजिए, कैसे, बटा 100 कर दीजिए, 5 या 15, 5 भी सामने 100। जो ऊपर का मान होगा वही ब्याज को कंपेयर करेगा और नीचे का मान प्रिंसिपल को कंपेयर करेगा, करेक्ट हो जाएगा। बस आप देखिए प्रश्न में 5% की ब्याज दर है, चलो यहाँ भी साधारण ब्याज की दर है, निवेश किया गया है किसी धन को, मूल्य 40% तक बढ़ता है, मतलब यही ब्याज है। जितना पैसा आप लगाए थे 40% तक बढ़ने का मतलब यही ब्याज है। समय कितना लगेगा टी आपको बताना है, ठीक है। चलिए यही बताने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आपका जो पैसा है हमको नहीं पता, उससे मतलब भी नहीं, दर हमको दिया है 5% और समय कितना दिया बताएं, समय हमको नहीं पता है, टी लिख देते हैं। ब्याज अपना जो 40%, देखिए इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, 40% को भिन्न में लिखो 2/5 होता है, कैसे 40/100 करिए, काट 2/5, इसका मतलब 2 अगर ब्याज है तो 5 आपका प्रिंसिपल होगा, 5 आपका प्रिंसिपल होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब हम बता दें कि अगर हम इसको भी जब कंबाइन करते, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि दर और समय को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है बताइए। इसको सबसे पहले 5/100 लिखिए और गुणे टी करिए, 5 1 के 5, 5 20 हम में, मतलब आप एक तरह से T/20 लिख दे रहे हैं, T20। टी अब आपका ब्याज होगा, समय नहीं है, अभी ब्याज हो गया, और ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आप लाइए, जो आपका ब्याज है 2 और प्रिंसिपल है 5, 5 चौके 20 होता है, 4 से क्रॉस कर दो तो टी बराबर आपका 8 साल होगा। 8 वर्ष इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऐसे सीधा सीधा हम बता सकते हैं, और ऐसा इसी पैटर्न पर साधारण ब्याज का कोई भी प्रश्न हल हो जाएगा। किसी भी प्रश्न के लिए अतिरिक्त हमें मेथड करने की और वर्क करने की नीड नहीं होती है। तो 5वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 8 वर्ष इसके लिए राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है, सभी लोग उतार लें। इसको देखिए, 2 घन है, घन मतलब क्यूब, घन आप जानते हैं, देखिए फिगर है घन का ना। घन के बारे में जो बेसिक बातें हैं उसको आपको जान लेना, समझ लेना बहुत ही जरूरी है। ये क्यूब है, इसकी सभी भुजाएं हैं, ए है, ए है, ए है, हमने उठा लिया। अब इसका हमें वॉल्यूम पता हो कि ए क्यूब होता है, सरफेस एरिया भी 2 होता है, एक तो मान लीजिए चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछे, जिसे आप लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a² लिखते हैं, और टोटल सरफेस एरिया 6a² लिखते हैं। विकर्ण भी पूछा जाता है, लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है अंडर रूट, जैसे आप a² 3a²,
तो एक प्रकार से √3 इंटू ए लिख सकते हैं, तो ए √3 लिख सकते हैं विकर्ण। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी जरूरत होती है। फिलहाल अभी जो हमसे पूछा उस पर चलिए। कहा दो आपके पास घन है जिनके आयतनों का अनुपात b1 अनुपात b2 आपको दिया हुआ है 8:27। अब आपसे कहा है कि 8:27। अब आपसे कहा कि उनके जो है भाई एक प्रकार से अगर उनकी भुजाएं, इनके जो भुजाएं हैं a1 हो और इसकी अगर a2 हो, तो आपको एक तरह से a1/a2 का होल क्यूब दिया है, a1/a2 का होल क्यूब दिया है 8:27। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हैं तो लिख सकते हैं a1/a2 बराबर इसका घनमूल 2 होगा, इसका घनमूल 3 होगा। तो इनकी भुजाओं में अनुपात 2:3 का है। अगर इनके आयतनों का अनुपात 8:27 का है तो उनके जो डायमेंशंस है, भुजाएं हैं, उनका अनुपात 2:3 है। बट उसने सतह का क्षेत्रफल पूछा, उसका अनुपात क्या होगा। अब सतह के क्षेत्रफल को लेकर दो फार्मूले होते हैं, बट आप दोनों में कोई लगाइए, एक ही बात हो गई। सतह सतह है। सतह का मतलब चाहे एक सतह सिंगल सतह सरफेस फर्श ले लो, चाहे छत ले लो, चाहे चारों दीवार ले लो, चाहे छयों दीवार ले लो, कोई फर्क नहीं होता है। सीधा सीधा अगर हम सतह के क्षेत्रफल a1/a2 पर जाते हैं तो आपको कन्फर्म है कि आपको लिखना है a1² मतलब 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9 अर्थात 4:9 होगा। एकदम सही आप लोग जितने लोग बता रहे हैं। DC ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 4:9 इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर है। अगला देख लीजिएगा। और इस टाइप से जितने भी प्रश्न हैं, इसके अभी हैं प्रश्न, और नोट करिए, अच्छे से कंफर्म करिए। x का मान 3 है, y का मान -2 है। समीकरण का एक समाधान मतलब सोल्यूशन है। कह रहा है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। इस दिए गए समीकरण क्या है बताएं। समीकरण 4px - 3y बराबर 12 का समाधान है। तो p का मान आपको बताना है। अब आपको जैसे पता है कि यह इसका सोल्यूशन है, x बराबर 3 और y बराबर -2। इसका एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन को अगर हम जानते हैं कि समीकरण में संतुष्ट पुट करेंगे तो समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। तो सीधा सा सवाल हो गया कि 4 × p × x की जगह पर 3 रख दें, -3 × y मतलब -2 कर दें, बराबर 12 कर दें। तो 4 3 कितना हो गया 12p -3 दूना 6 + 6 हो जाएगा, बराबर 12 कर दीजिए। ये जाके घटेगा 12p बराबर आपका 6 होगा, 12 से 6 घटेगा, तो p बराबर 6/12 अर्थात 1/2। 1/2 इसका राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन ना। अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं हो जिसमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं आया। सारे के सारे प्रश्नों में आप देख ही रहे हैं कि सब में उत्तर आपको तीनों में से मिल जा रहा है। अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसा ही आगे भी हो तो भी अच्छी बात है। तो फिलहाल सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बाकी अब जैसा लेवल होगा उस हिसाब से हम मॉडल पेपर जब लेंगे तो और कनेक्टिविटी अच्छे से दिखेगी। y² - 7y + 12 का एक गुणनखंड है। पहली चीज तो आप सबको पता हो, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण जब भी होगा तो उसका हल कैसे करते हैं हम लोग। पहले तो आप इसे कंपेयर कर लो, कैसे, इससे ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको हल करने के तरीके तो बहुत सारे हैं और ज़रूरी नहीं कि आप जो है इसको पूरा हल ही करो। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप आंसर बता सकते हैं। कभी द्विघात के अलावा क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कभी भी हो, तो वो मान जो उसको संतुष्ट करे, जो उसका एक गुणनखंड हो। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, मान लो जैसे उत्तर में a आ जाए, तो a जो पार्ट है ना अलग अलग, ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे उसके। और साथ साथ अगर इसकी वैल्यू निकाल दो y बराबर 3 और y बराबर -4, तो लोग उसके रूट कहलाएंगे, मूल, शून्यक, हल कहलाएंगे, समाधान कहलाएंगे। हमसे पूछा कौन गुणनखंड है, तो इसका करने का दो तरीका। पहला तरीका जो स्कूल में करते हैं हम लोग, y² - 7y + 12 बराबर 0। ऐसे में जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 12, इसको लाइए y² के गुणांक अर्थात 1 से मल्टीप्लाई करिए, 12 बना। 12 के दो गुणनखंड ऐसे करिए जिनका जोड़ या घटाव -7 हो। तो 4 × 3 क्या होता है 12, और 4 में 3 जुड़ेगा तो 7 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं y² माइनस रहने दीजिए, 4 + 3 कर दें y + 12 बराबर 0। y² लिखें -4y - 3y + 12 बराबर 0। y अगर हम इन दोनों से कॉमन कर ले तो y -4, -3 कॉमन कर ले तो y -4। तो एक प्रकार से वैल्यू क्या बनी, y -4 और y -3, ठीक है, y -4 y -3। अब आप यहां पर देखिए तो y -4 y -3 है कहीं पर। अब y -4 y -3 तो नहीं दिख रहा है कहीं पर, है बताइए, नहीं। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसका सोल्यूशन इनमें से कोई नहीं, पहला मिल गया हम लोगों को।
अब आप थोड़ा सा रख करके देखें, जैसे अगर मान लो y बराबर 3 रख दें इस समीकरण में, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, -3 सते 21 प्लस 12, तो चलो y बराबर 3 तो संतुष्ट करेगा ही करेगा, लेकिन क्या -4 करेगा? -4 रख करके देखिए, -4 यहाँ से भी सेट हो जाएगा। -4 रख करके देखिए तो इसका मतलब एक चीज़ और तय हो गया कि y बराबर अगर 3 संतुष्ट कर रहा है तो -3 संतुष्ट नहीं करेगा, -3 संतुष्ट नहीं करेगा, जिस हिसाब से ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, ये तो दोनों तय हो गए, क्योंकि y बराबर 3 ए वाला संतुष्ट करेगा, ये वाला संतुष्ट करेगा, क्योंकि y बराबर -3 हमने रख करके देखा, y बराबर 3 तो ये संतुष्ट कर रहा है। ए जब करेगा तो ए और ए दोनों नहीं करेंगे। अब y बराबर इसके हिसाब से -4 पुट करके देखिए, तो -4 का स्क्वायर -7 इंटू -4 प्लस 12, तो ये 16 हो गया, और ये प्लस 28 हो गया, तो पूरा तो प्लस ही हो जा रहा है, ये भी नहीं संतुष्ट करेगा। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन चलिए इसका राइट सोल्यूशन है, अर्थात गुणनखंड में दोनों में से कोई गुणनखंड इसका अवेलेबल नहीं था, अलग अलग थे, सेपरेटेड, y-3 भी था, y-4 भी था, बट अलग अलग थे ना, कंबाइन होकर नहीं थे। तो कंबाइन होकर के केवल एक ही जगह पर है, कंबाइन होकर के केवल एक ही जगह पर है, और ओके है ही नहीं बेसिकली, तो हम कह देंगे ई ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलो, ये जो हमारे पास कुल ऑब्जर्वेशंस दिया गया, कुछ अवलोकन, कुछ मान दिए गए हैं, 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, 7 है, 1 है, 9 है, 6 है, 9 है, बहुलक, मोड पूछा है। मोड क्या होता है? जेड से डिनोट किया जाता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा मान जो कि अधिकतम बार आए किसी समूह में, वही मोड है। कभी भी अगर आपसे मोड पूछा जाए तो जो वैल्यू बार बार आए, अधिकतम आए, अधिक बार आए, वही आपका मोड है, वही आपका बहुलक है। तो अगर ऐसे आंकड़े दिए जाएं तो आप चेक करो, जैसे 1 है, इसमें 1 कितनी बार है बताइए? 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगला नंबर देखिए, अब 1 का रोल खत्म कर देते, 2 को देखिए, 2 कितनी बार है? केवल 1 बार, 1 बार। 3 की बात करो, देखो 3 की बात करो, 1 बार, बस 1 बार। बाकी अगर सोचे 6 भी अगर सोचा जाए तो 6 देखिए यहाँ पर 1 बार है और बस 1 ही बार है, 6 भी अगर देखा जाए तो। 7 देखो तो 2 बार है, 9 भी 2 बार, 9 भी 3 बार है, 9 भी क्या है? 3 बार है। 9 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब जैसे इसमें अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देखो, अभी हम आपसे चर्चा कर ही रहे थे कि हमारा कोई ऑप्शन इन दोनों से मैच नहीं कर रहा था, बट तय हो गया। अगर कोई गलती से जल्दबाजी में देखिए यहाँ पर लगा दे कि 1 3 बार आ रहा है, 1 बहुलक है, तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ये जल्दबाजी में देख ले कि 9 3 बार है, जैसे हम सोचें 1 देखो, 1 की स्थिति देखिए 3 बार है, 9 की स्थिति भी देखो 1 2 और 3 बार है, ये भी बहुलक है और ये भी बहुलक है, दोनों बहुलक हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू साथ साथ हैं, समान प्रियोरिटी पर हैं, समान रूप से आई हुई हैं। यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा इसका ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर डी ऑप्शन लगाएंगे तभी सही आंसर काउंट होगा। तो इसको गलती मत करना कि गलती से 1 को लगा दो, 9 को लगा दो, नहीं, दोनों लगाइए, क्योंकि दोनों यहाँ पर अधिकतम बार आए हैं। तो ऐसा प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए डी ऑप्शन प्रेफर करिएगा और समझदारी से प्रश्न का सलूशन करिए। ठीक है, और यही प्रश्न अंतिम था, अभी इसमें प्रश्न नहीं है, यही अंतिम था, और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी पार्ट्स आपने अच्छे से कवर किए हैं। देख लीजिए, कवर कर लीजिए और सेपरेटेड पार्ट्स को अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, बाकी और तैयारियों के साथ और प्रैक्टिस के साथ मैं रहूँगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।